Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Russia becomes first nation to recognize Taliban regime. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. छोटा सा यह टॉपिक है, बस आपको याद रखना है मेंस में इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप पासिंग रेफरेंस में आप इस इवेंट का जिक्र कर सकते हैं कि रसिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट सिंस इट केम पावर इन अफगानिस्तान इन 2021। साथ ही साथ चाइना इज ऑल्सो इन द प्रोसेस, आप कह सकते हैं, ऑफ गिविंग फॉर्मल रिकॉग्निशन टू तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान, क्योंकि चाइना हैज़ होस्टेड तालिबान एम्बेसडर इन बीजिंग। अभी तालिबान जो मौजूदा रेजीम है उसको कहा जाता है तालिबान 2.0 इन अफगानिस्तान। इट केम टू पावर इन अफगानिस्तान इन 2021। इसकी पूरी हिस्ट्री हमने हाल फिलहाल में ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर की थी 31 मई 2025 को, कि कैसे तालिबान केम इनटू पावर। पहले तालिबान एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इमर्ज हुआ, देन इट ग्रैब्ड पावर इन अफगानिस्तान इन 1996, फिर 2001 तक ये पावर में रहा और वहाँ पे इसने नेक्सस डेवलप कर लिया, प्रॉक्सिमिटी डेवलप कर ली विद टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक अल-कायदा। फिर अल-कायदा ने टेरर अटैक प्लॉट किया यूएस के ऊपर 9/11 2001 और फिर उसके रिस्पॉन्स में यूएस लॉन्च्ड एन ऑपरेशन इन अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू कैच ओसामा बिन लादेन। और उस प्रोसेस में यूएस फोर्सेस व्हेन केम टू अफगानिस्तान दे आल्सो रिमूव तालिबान फ्रॉम पावर एंड ब्रॉट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। और यूएस के फोर्सेस वहाँ पे लगभग 20 साल तक रहे इन अ होप कि वहाँ पे पूरी तरीके से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश कर देंगे फ्रॉम 2001 टू 2021। बट जैसे ही यूएस फोर्सेस पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान इन 2021, तालिबान अगेन इमर्ज टू पावर और 2021 अगस्त महीने से फिर से तालिबान वहाँ पावर में है। जो मौजूदा रेजीम है तालिबान का, अब उसको आप कह सकते हैं तालिबान 2.0। तो ऐसा कुछ एकदम डिटेल में हमने वैसे भी हाल फिलहाल में डिस्कस किया है, बट दिस इज द करंट रेजीम ऑफ तालिबान। अब तालिबान रेजीम के साथ कई सारे देशों ने दोबारा से मनूवरिंग शुरू तो कर दिया, हॉबनॉबिंग शुरू तो कर दिया, मतलब आप कह सकते हैं कि उनके साथ इंटरैक्शन डेवलप तो कर दिया, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट किसी ने अभी तक फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं दिया था टू द तालिबान रेजीम इन अफगानिस्तान। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी अफगानिस्तान को मेंबरशिप मिला हुआ है, बट तालिबान को रिप्रेजेंट करने को अलाउ नहीं किया जाता है एट यूनाइटेड नेशंस टू अफगानिस्तान। तो तालिबान को अभी तक किसी ने भी फॉर्मली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया था। हाँ, थोड़े बहुत इंटरैक्शंस थे, बट अब रसिया हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज तालिबान। भारत के लिए क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं इस रिसेंट डेवलपमेंट के? रसिया ने तो रिकॉग्निशन दे दिया है तालिबान को, चाइना इज ऑल्सो इन द प्रोसेस, हो सकता है कुछ दिनों में चाइना भी रिकॉग्निशन दे दे। तो भारत के ऊपर दबाव बनेगा कि भारत को भी तालिबान को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि अफगानिस्तान जहाँ पे लोकेटेड है उस लोकेशन को काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है, इसीलिए अफगानिस्तान को कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया। इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू ऑलमोस्ट एवरी रीजन, एक तरफ यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड ऑल। अफगानिस्तान से अगर बढ़िया हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, यानी कि वहाँ पे तालिबान रेजिम से बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो हम लोग पाकिस्तान को भी काफ़ी हद तक सैंडविच कर सकते हैं, या जो हमारा लक्ष्य है टू आइसोलेट पाकिस्तान इन साउथ एशिया, उसको हम लोग अटेन कर सकते हैं। तो भारत भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हो सकता है कि एक्सप्लोर करे द पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग फॉर्मल रिकॉग्निशन टू तालिबान। बट द प्रॉब्लम इज कि द अनडेमोक्रेटिक अप्रोच ऑफ तालिबान, जिस तरीके से वो पावर में आए हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो है नहीं, कोई इलेक्शन जीत करके तो आए नहीं है, प्लस देयर ऑथोरिटेरियन रेजीम स्पेशली अगेंस्ट वीमेन, वेयर दे सप्रेस द वीमेन राइट्स। वीमेन के एजुकेशन से लेकर के वीमेन के ड्रेसिंग सेंस, हर जगह पे उन्होंने काफ़ी कंजर्वेटिव लिमिटेशंस लगाए हैं वीमेन पे। तो अनडेमोक्रेटिक अप्रोच एंड सप्रेशन ऑफ वीमेन राइट्स, ये दो कारणों से it will be very difficult for India to justify its stand if it plans to give formal recognition to Taliban. तो एक तरफ हमारा नेशनल इंटरेस्ट है और दूसरे तरफ हमारा आइडियोलॉजिकल स्टैंड है कि वी ओनली सपोर्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वी सपोर्ट वीमेन राइट।
और इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना चैलेंज होगा भारत के लिए। इसी कारण से कहा जा रहा है कि इन कमिंग डेज मैनेजिंग आवर रिलेशंस विद तालिबान regime in Afghanistan is going to be a diplomatic dilemma for India। छोटा सा ही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन द यूएस प्रोडक्ट्स एंड WTO। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, आराम से समझेंगे और इसकी मदद से हम लोग WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से समझेंगे, उससे रिलेटेड एक मेंस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। So this topic is going to be important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, जो उसके सारे मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना होता है। साथ ही साथ ट्रेड रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए दो मेंबर कंट्रीज के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करता है WTO। आज के टाइम में लगभग 166 कंट्रीज मेंबर हैं WTO के, मतलब 98% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर members of WTO। India is also a member of WTO since 1995, the inaugural year of WTO। जब से WTO बना है तब से भारत इसका मेंबर है। WTO का हेडक्वार्टर है इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO के अंदर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बट दो सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो हर 2 साल पे होती है। तो जितने भी WTO के मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या मिनिस्टर्स यहाँ इकट्ठा होते हैं अंडर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, और फिर वहाँ पे ट्रेड रिलेटेड रूल्स बनाए जाते हैं इन यूनानिमस मैनर। वहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का 1 मेंबर 1 वोट होता है और सबके सहमति से फिर ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स बनाए जाते हैं। और एक बार जब ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स बन गए तो सारे देशों को मानना होता है, मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO को मानना होता है। और अगर कोई भी एक देश WTO के नॉर्म्स को बनने के बाद वॉलेट करता है तो दूसरे मेंबर कंट्रीज WTO में उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। जहां कंप्लेन किया जाता है उस बॉडी का नाम है एपिलेट बॉडी। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कानून बनते हैं, रूल्स बनते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड, एंड एपिलेट बॉडी में फिर कंप्लेन रजिस्टर किया जाता है इफ ए पर्टिकुलर कंट्री वॉलेट्स ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि हाउ एंड व्हाई WTO वाज क्रिएटेड। 1995 में ही WTO क्यों बना। देखिए, आपको पता है कि कोल्ड वॉर स्पैंड फ्रॉम 1945 टू 1991 एंड इट वाज मेनली एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन US ब्लॉक, जो कैपिटलिज्म या मार्केट मॉडल को फॉलो कर रहा था, एंड USSR ब्लॉक विच सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। Cold War ended in 1991 with disintegration of USSR. So, disintegration of USSR was seen as defeat of socialist model and victory of market model. Market model was considered to be the best economic approach, best economic model in 1991. और धीरे धीरे दुनिया के सारे देश ही मार्केट मॉडल को अडॉप्ट करने लगे। जैसे भारत में आपको पता है LPG रिफॉर्म्स लाया गया 1991 में। भारत में जो LPG रिफॉर्म्स आए 1991 में एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR इन 1991, these two should be seen in integrated manner। These two events are not unconnected, they are related basically। भारत में LPG रिफॉर्म्स आए 1991 में बिकॉज इंडिया वाज फेसिंग BOP क्राइसिस, और फिर इंडिया वेंट टू IMF फॉर बेल आउट पैकेज, और बेल आउट के कंडीशन के तौर पे IMF ने इम्पोज किया LPG रिफॉर्म्स। लेकिन आप बस ऐसा समझिए कि अगर भारत में BOP क्राइसिस चल रही होती लेकिन USSR काफी फ्लरिश कर रहा होता अपने सोशलिस्ट मॉडल के साथ, काफी तरक्की कर रहा होता, तो इंडिया IMF के पास क्यों जाता? इंडिया USSR के पास जाता है हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए। और इंडिया अपने सोशलिस्ट मॉडल के साथ, प्रीडोमिनेटली सोशलिस्ट मॉडल के साथ, वैसे तो हम कहते हैं ऑफिशियली मिक्स्ड इकोनॉमी, पर इट वाज प्रीडोमिनेटली क्लोज्ड इकोनॉमी बिफोर 1991 इन इंडिया, हम उसके साथ ही कंटिन्यू करते। बट USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो ग्लोबल लेवल पे इट वाज कंसिडर्ड एज डिफीट ऑफ सोशलिस्ट मॉडल। और यही कारण है कि कई सारे देश जो तब तक मिक्स्ड इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे भारत की तरह, उन सारे देशों ने धीरे धीरे ट्रांजिशन करना शुरू किया टुवर्ड्स द मार्केट मॉडल, और दुनिया के हर देश में लगभग मार्केट मॉडल आ गया। तो सिर्फ भारत में ही नहीं, 1991 के बाद से दुनिया के कई सारे देशों में मार्केट मॉडल धीरे धीरे अटेन होने लगा।
इसी को कहा गया है, इसी फिनोमिना को ग्लोबल स्केल पे कहा गया है वॉशिंगटन कंसेंसस। ए काइंड ऑफ कंसेंसस वाज क्रिएटेड वर्ल्ड वाइड दैट मार्केट मॉडल इज बेस्ट। और वॉशिंगटन कंसेंसस जब क्रिएट हो गया, दुनिया के सारे देश जब मार्केट मॉडल को फॉलो करने लगे, तो फिर 1995 में तय किया गया कि क्यों ना एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लक्ष्य होगा कि पूरे दुनिया भर में ट्रेड रिलेटेड नियम वो बनाएगा, जिसकी मदद से इंटायर वर्ल्ड शुड बी डेवलप्ड इनटू वन बिग मार्केट वेयर देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोफेशनल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज आर फ्रीली बॉट एंड सोल्ड। तो किसी एक देश के अंदर मार्केट क्यों बनाया जाए? पूरी दुनिया को एक वन बिग मार्केट क्यों ना बना दिया जाए? दुनिया को एक वन बिग इंटीग्रेटेड मार्केट बनाने के लिए फिर ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, WTO, इन 1995। उसके पहले एक एग्रीमेंट था, GATT करके, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। दैट एग्रीमेंट एम्ड एट मैनेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, बट उस एग्रीमेंट को बदले में अब प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन ले आया गया 1995 में, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन लक्ष्य था कि अब पूरे वर्ल्ड को वन बिग मार्केट बना दिया जाए। So Washington Consensus in 1991 ultimately paved way for creation of WTO in 1995। आखिर क्या फायदा होगा? पूरे दुनिया भर को वन बिग मार्केट बनाने से फायदा क्या होगा, ये भी जरा समझते हैं। देखिए, पूरे दुनिया भर को एक इंटरकनेक्टेड मार्केट बना देने से और एक यूनिफॉर्म ट्रेड लॉ बना देने से कि सारे दुनिया के देश एक बेसिक ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स को माने, उससे क्या होगा कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस वर्ल्ड वाइड हो पाएगा। आप लोगों को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, अगर आपको बात याद आ रही है पहले स्टार्टिंग के वीक का डिस्कशन, तो आपको मैंने वहां पे बताया कि मार्केट मॉडल के अंदर कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। इट डज नॉट अलाउ आइदर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या डज नॉट अलाउ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अगर पूरे दुनिया को वन बिग मार्केट बना दिया जाए तो वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, इट में लीड टू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। कैसे? एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा देश भारत और दूसरा देश है चाइना। दोनों ही देशों में राइस और वीट ग्रो होती है। भारत में भी राइस और वीट ग्रो हो रही है, चाइना में भी राइस एंड वीट ग्रो हो रहा है। बट चाइना के क्लाइमेटिक कंडीशंस या सॉइल ऐसे हैं कि वहां पे राइस ग्रो करना कॉस्टली है। वहां पे राइस ग्रो करने का कॉस्ट हो रहा है 20 रुपीज पर केजी। हाइपोथेटिकल कंडीशन हमने माना है। जबकि वीट वहां पे चीपर तरीके से ग्रो होता है, ₹10 पर केजी में ही ग्रो हो जाता है। जबकि भारत में उल्टा है, राइस ग्रो हो रहा है ₹10 पर केजी में और वीट ग्रो हो रहा है ₹20 पर केजी में। अब ऐसा अगर किया जाए कि भारत में सिर्फ और सिर्फ राइस उगाई जाए, क्योंकि भारत में राइस चीपर तरीके से, या दूसरे शब्दों में कहें तो एफिशिएंट तरीके से ग्रो हो रहा है, और चाइना में सिर्फ और सिर्फ वीट उगाया जाए क्योंकि वहां पे वीट चीपर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से ग्रो हो रहा है, और भारत में राइस उगाने के बाद देश की जरूरतें पूरी होने के बाद जो सरप्लस राइस है वो चाइना में एक्सपोर्ट कर दिया जाए, और चाइना में जो सरप्लस वीट है वो भारत में एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो इससे क्या है कि भारत और चाइना दोनों में अगर कंबाइंड तरीके से देखा जाए तो राइस भी 10 रुपीज पर केजी ग्रो हो रहा है एंड वीट भी 10 रुपीज पर केजी ग्रो हो रहा है। दैट इज हाउ वी विल बी मेकिंग बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इफ वी अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। दैट इज द आइडिया कि इफ देयर इज फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, the entire world is developed into one big connected market, then there will be free flow of goods, services and professionals, and that will help in best utilization of resources worldwide। इसी आइडिया से गाइडेड होकर के बनाया गया WTO 1995 में कि लेट्स मेक द वर्ल्ड वन बिग मार्केट। और WTO का काम क्या रहेगा? दुनिया भर में ट्रेड रिलेटेड जो नियम हैं उनको यूनिफॉर्म तरीके से बनाएगा, फिर इंप्लीमेंट करेगा, ताकि ट्रेड रिलेटेड डिस्टॉर्शंस ना हो। कोई देश कुछ नियम बना रहा है, कोई देश कुछ नियम बना रहा है, तब तो ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर बेसिक नियम हो तब तो ट्रेड आराम से हो पाएगा। इसी मकसद से बनाया गया WTO। अब अगर मोटी मोटी बात समझी जाए कि इंटरनेशनल ट्रेड करने में जो बैरियर्स होते हैं, जो हिंड्रेंस होते हैं, वो मेनली किस तरीके के होते हैं? तो इंटरनेशनल ट्रेड में मेनली दो तरीके के बैरियर्स होते हैं। टैरिफ रेट्स। टैरिफ रेट्स तो मेनली वैसे इंपोर्ट ड्यूटी को कहते हैं कि किसी देश में कोई सामान आ रहा है तो उस पर जिस देश में इंपोर्ट हो रहा है वो सरकार
उस सामान को अपने देश में घुसने से पहले उस पर कुछ टैक्सेस लगाती है, ड्यूटी लगाती है, उसको कहा जाता है इंपोर्ट ड्यूटी। बट ओवरऑल टैरिफ रेट्स कलेक्टिवली कैन बी नोन एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको भी कहा जा सकता है। आपको तो याद ही होगा, इसको लेकर के खूब कंट्रोवर्सी हुई है इस बार के एपीएससी प्रीलिम्स में। तो टैरिफ रेट्स कलेक्टिवली कैन बी कॉल्ड एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैरिफ। तो टैरिफ रेट से ट्रेड को नुकसान होता है, टैरिफ बैरियर्स से ट्रेड को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि भारत में राइस ग्रो हो रहा है 10 रुपीज पर केजी, मान लीजिए, लेकिन जब भारत से राइस बेचा जा रहा है चाइना में, तो चाइना की सरकार उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे रही है 15 रुपए पर केजी। तो इफेक्टिवली भारत का जो राइस है चाइना में हो जाएगा 25 रुपए पर केजी, जबकि चाइना का राइस 20 रुपए पर केजी है। तो चाइना का राइस लेस एफिशिएंट होने के बावजूद भी बिकेगा चाइना के मार्केट में, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके चाइना की सरकार ने एक तरीके से प्रोटेक्शन दे दिया अपने लोकल प्रोडक्शन को। सो इंपोर्ट ड्यूटीज आर समटाइम्स नोन एज प्रोटेक्शनरी मेजर्स इन ट्रेड। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाती है, एलिमिनेट तो नहीं करता है डब्ल्यूटीओ, बट उसको रिस्ट्रिक्शन लगाता है ताकि ट्रेड यूनिफॉर्म तरीके से चलता रहे। दूसरा, डब्ल्यूटीओ मेनली नियम बनाता है रिगार्डिंग सब्सिडी। जैसे फॉर एग्जांपल, चाइना में राइस ग्रो हो रहा है 20 रुपीज पर केजी और वीट ग्रो हो रहा है 10 रुपीज पर केजी। तो सेंसिबली वीट को भारत में एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में वीट ग्रो हो रहा है एट 20 रुपीज पर केजी, विच इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो चाइना का राइस भारत में आया 10 रुपए पर केजी पे, लेकिन भारत की सरकार ने भारत में प्रोड्यूस हुआ जो राइस है 20 रुपीज पर केजी का, उस पर 15 रुपीज पर केजी सब्सिडी देने का फैसला कर लिया, मान लीजिए। तो फिर अब भारत के अंदर जो भारत का राइस है वो 20 रुपए से घट करके 5 रुपए पर केजी हो जाएगा, एंड इंडिया के मार्केट में इंडियन राइस विल बी सोल्ड, नॉट चाइनीज राइस, डिस्पाइट नॉट इंडिया के मार्केट में इंडिया का वीट विल बी सोल्ड। भारत में वीट है 20 रुपए पर केजी, लेकिन भारत की सरकार उस पर 15 रुपए पर केजी सब्सिडी देकर के उसके कॉस्ट को ले आए अगर 5 रुपए पर केजी पे। तो चाइना का वीट इफेक्टिव होने के बाद भी, कॉस्ट इफेक्टिव होने के बाद भी रहेगा तो 10 रुपए पर केजी, जबकि भारत का वीट जो हो जाएगा वो 5 रुपए पर केजी का हो जाएगा आफ्टर सब्सिडी। और इस कारण से डिस्पाइट बीइंग इनएफिशिएंट भारत के मार्केट में भारत का वीट बिकेगा। तो मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि डब्ल्यूटीओ को बनाया गया है ताकि दुनिया भर में ट्रेड आराम से हो पाए। ट्रेड आराम से होने से होता क्या है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड हो सकता है। और यही कारण है कि डब्ल्यूटीओ ट्रेड रिलेटेड रूल्स बनाता है दुनिया भर में। ट्रेड रिलेटेड रूल्स दुनिया भर में जो बनाता है, जो दुनिया के देशों को मानना होता है, उसमें मेनली 2 चीजों के ऊपर रूल्स बनाता है डब्ल्यूटीओ, टैरिफ रेट्स पे एंड सब्सिडी पे, क्योंकि इन्हीं दोनों के कारण ट्रेड को हिंड्रेंस होता है, एंड दैट इज व्हाई दीज टू आर कलेक्टिवली नोन एज बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। टैरिफ रेट्स अगर बढ़ा दिए जाए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया जाए, या सब्सिडी अगर देना शुरू कर दिया जाए, तो देयर इज हिंड्रेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन दोनों को लेकर के डब्ल्यूटीओ काफी सारे नियम बनाता है। अब करंट न्यूज जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। हुआ क्या कि अमेरिका की सरकार ने भारत से जो ऑटोमोबाइल एंड उनके पार्ट्स अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं उसके ऊपर टैरिफ रेट्स बढ़ा दिए। तो भारत ने रिटेलिएटरी टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया, यानी कि अब अमेरिका से आने वाले जो सामान भारत में हैं उनके ऊपर अब हम लोग भी टैरिफ रेट्स बढ़ाएंगे, ऐसा हमने सोचा है। और यही इन्फॉर्म किया है भारत की सरकार ने डब्ल्यूटीओ को कि नाउ वी विल बी इंपोजिंग रिटेलिएटरी टैरिफ ऑन यूएस प्रोडक्ट। अमेरिका से जो जो महत्वपूर्ण सामान भारत में आता है उसमें सबसे ऊपर है पेट्रोलियम ऑयल, दूसरा डायमंड, एयरक्राफ्ट, नट्स, और भारत से जो सामान अमेरिका में बेचे जाते हैं वो है इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। भारत और अमेरिका हाल फिलहाल में एक ट्रेड डील भी नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने ऑन ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स और रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का सोच रहा है भारत, इसका इस ट्रेड डील के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ में जो पॉलिसी बन रही हैं ज्यादातर तो डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को हैम्पर करने वाली पॉलिसीज दिख रही हैं।
डिस्कस कीजिए। तो आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा सा बता देना है, फिर बताना है कि डब्ल्यूटीओ में कई सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडी रिलेटेड नॉर्म्स है। आपको याद होगा ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स सब्सिडी में कैटेगराइज किया गया है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे ही बस लिमिटेशंस हैं कि कितना सब्सिडी दे सकते हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर ग्रीन बॉक्स या ब्लू बॉक्स सब्सिडी देते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज एम्बर बॉक्स सब्सिडी देते हैं। भारत का जैसे एमएसपी या फर्टिलाइजर सब्सिडी, इट कम्स अंडर एम्बर बॉक्स सब्सिडी, और भारत को इनको कट डाउन करना है एज पर डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स। बट इसको अगर कट डाउन करेंगे तो हमारा लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स विल गेट कॉम्प्रोमाइज, हमारा फूड सिक्योरिटी में गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये जो ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, ये हमने करंट अफेयर्स रिवीजन में भी देखा था, डे 65 टॉपिक नंबर 681। चाहे तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। बाकी सारी चीजें भी हैं डब्ल्यूटीओ में। नेशनल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है कि अमेरिका से अगर कोई सामान भारत में आया है तो इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद इट शुड बी गिवन नेशनल ट्रीटमेंट। अब नेशनल सोलर मिशन में भारत सरकार ने नियम बनाया कि कम से कम 50% जो सोलर पैनल्स हैं वो भारत के अंदर बने हुए हों, ताकि भारत के अंदर सोलर पैनल प्रोडक्शन को स्ट्रेंथ मिले। अमेरिका ने केस कर दिया डब्ल्यूटीओ में कि नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहा है भारत, और भारत को ये जो लोकल सोर्सिंग नॉर्म था फॉर फोटोवोल्टाइक पैनल्स अंडर नेशनल सोलर मिशन वो विड्रॉ करना पड़ा। तो कई सारे ऐसे नियम बन रहे हैं या इंप्लीमेंट हो रहे हैं डब्ल्यूटीओ पे, जो भारत या भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में हमने 2-3 दिनों पहले डिस्कस किया ही था। इस तरीके से आप सॉल्यूशन देख करके भी आंसर इसको फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूएस प्रेशराइजिंग इंडिया ओवर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जीएम क्रॉप्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। जीएम क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक ऑल्टरेशन किया जाता है बाय इंसर्टिंग सम जीन्स ऑफ अदर माइक्रोब्स, जैसे कि किसी बैक्टीरिया के कुछ जीन्स को डाल दिया गया किसी क्रॉप के अंदर। इससे जो रिजल्टेंट क्रॉप आता है उसी को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस, जहां पे किसी क्रॉप के जीन्स के अंदर किसी दूसरे माइक्रोब्स के जीन्स को इंसर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसजेनेसिस, और इस प्रोसेस से जो क्रॉप बन करके आता है उसको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसका एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन स्टैंड्स फॉर बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस कॉटन। इसमें क्या किया जाता है कि नॉर्मल कॉटन के अंदर बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया के जेनेटिक कंपोनेंट्स को इंसर्ट कर दिया जाता है। इससे जो रिजल्टेंट कॉटन क्रॉप आता है उसको कहा जाता है बीटी कॉटन। अब इस तरीके से बीटी कॉटन तो चलिए नॉन एडिबल प्रोडक्ट है, कई सारे एडिबल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी डेवलप किए गए हैं, जैसे जीएम मस्टर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल। जीएम क्रॉप्स को लेकर के कई सारे कंसर्न्स हैं। एक तो है हेल्थ कंसर्न कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनके कंजम्पशन से, अगर एडिबल क्रॉप्स हैं तो उनके कंजम्पशन से हेल्थ के ऊपर लॉन्ग टर्म में निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, कैंसरस हो सकता है। ऐसा अभी तक बस एलिगेशन है, कंजेक्चर है, प्रूफ नहीं हुआ है, बट हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हैं कि जीएम क्रॉप से लॉन्ग रन में नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा इकोनॉमिक इश्यूज। ये जो जीएम क्रॉप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, बायोटेक कंपनियां हैं जैसे मोनसेंटो एंड ऑल, ये जानबूझ करके जनरली ऐसा जीएम क्रॉप्स बनाती हैं कि वो क्रॉप्स स्टेराइल हो। स्टेराइल मतलब वो क्रॉप सीड्स ना प्रोड्यूस कर पाए। इस तरह के क्रॉप्स को कहा जाता है टर्मिनेटर क्रॉप्स। मतलब दीज वो ऐसा ही सीड बेचती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जैसे बीटी कॉटन बनाने वाली मान लीजिए एक बायोटेक कंपनी है मोनसेंटो, तो ऐसा वो बीटी कॉटन बना करके सीड बेचती है कि उस बीटी कॉटन से होने वाला जो क्रॉप है वो फिर आगे सीड ना डेवलप कर पाए। तो इससे क्या है कि फार्मर्स हमेशा ही उस बायोटेक कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे फॉर सीड्स फॉर नेक्स्ट सीजन ऑफ क्रॉप्स। तो स्टेराइल क्रॉप जनरली प्रोड्यूस कर देते हैं ये बायोटेक कंपनियां, जिनको हम लोग कह देते हैं टर्मिनेटर सीड्स, जिससे आने वाले जो क्रॉप्स हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो सीड्स नहीं दे पाते, जिस कारण से फार्मर्स को हमेशा ही डिपेंडेंट रहना होता है ऑन दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोड्यूसिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। तीसरा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। ऐसा माना जाता है कि
genetically modified crops over a period of time, since they are resistant to pathogens, pests and all. So with time, only these will survive against the pests, but pests will evolve and they will do more damage to the indigenous crops. And these genetically modified crops will survive, and in long run, since only GM crops will survive, indigenous natural crops will not survive. होता क्या है देखिए, अगर मान लीजिए कि जीएम क्रॉप लगाते हैं, तो जीएम क्रॉप की एक अच्छी बात ये होती है कि वो नॉर्मली पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, कोई छोटा मोटा पेस्ट उसको डैमेज नहीं कर पाता। अब जब ये जीएम क्रॉप को ये पेस्ट डैमेज नहीं कर पाते हैं, तो ये पेस्ट अपने आप को इवॉल्व करते हैं विथ टाइम, और उस चक्कर में होता क्या है कि दे आर इजिली एबल टू डैमेज द इंडिजिनस क्रॉप्स। इस चक्कर में होगा क्या कि लॉन्ग रन में इंडिजिनस क्रॉप्स बचेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ बचेंगे तो जीएम क्रॉप्स। ये एक कंसर्न है विथ रेस्पेक्ट टू जीएम क्रॉप की, लॉन्ग रन में जीएम क्रॉप से सिर्फ बचेंगे और बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होगी, इंडिजिनस क्रॉप्स नहीं बचेंगे। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं विथ रेस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो हमने देखा कि जीएम क्रॉप्स होते क्या हैं, वी हैव सीन व्हाट आर द कंसर्न्स एसोसिएटेड विथ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। हेल्थ कंसर्न है, इकोनॉमिक इश्यूज हैं बिकॉज ऑफ स्टेराइल सीड्स या टर्मिनेटर सीड्स, एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं कि इट माइट लीड टू रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। और यही कारण है कि जीएम क्रॉप्स के एप्लीकेशन को लेकर के भारत में बहुत रिस्ट्रिक्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक बॉडी बनाई गई है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जीईएसी। इसको काम दिया गया है कि अल्टीमेटली केस बाय केस स्टडी करे कि किस जीएम क्रॉप को अप्रूवल दिया जा सकता है भारत में कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। तो जीईएसी स्टडी करता है, उसके बाद वो टेक्निकल अप्रूवल देता है, तो फिर फाइनल अप्रूवल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का आता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो जीईएसी बनाया गया है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटीज को बनाया गया अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। भारत में जीएम क्रॉप्स को लेकर के इतना ज्यादा एप्रीहेंशन है, डर है, कि अभी तक सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप को कॉमर्शियली ग्रो करने का परमिशन मिला है इतने सालों में, वो है बीटी कॉटन। वो भी नॉन एडिबल क्रॉप है, खाने वाला क्रॉप तो नहीं है। खाने पीने के जो क्रॉप्स हैं जीएम क्रॉप, जैसे कि मस्टर्ड या जीएम ब्रिंजल, इनको अभी तक फुल फ्लेजेड कॉमर्शियल यूज का अप्रूवल नहीं मिला है। अब करंट सिचुएशन देखिए, भारत में तो खाने पीने के क्रॉप्स को अप्रूवल मिला ही नहीं है, जीएम क्रॉप्स को। दुनिया के कई सारे देशों में खूब सारा जीएम क्रॉप उगाया जा रहा है, इवन एडिबल जीएम क्रॉप खाने पीने की। जैसे अमेरिका में बात की जाए तो वहां पे सोयाबीन, मेज जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से ग्रो किया जा रहा है। तो जीएम क्रॉप्स का फायदा क्या होता है कि इनका यील्ड मल्टीपल टाइम्स ज्यादा होता है। जैसे भारत में 1 हेक्टेयर में जितना सोयाबीन उगेगा नॉर्मल इंडिजिनस क्रॉप से, 3 से 4 गुना ज्यादा 1 हेक्टेयर में उतना अमेरिका में ग्रो हो जाएगा। प्लस जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं वो पेस्ट द्वारा डैमेज भी हो जाते हैं बड़े इजीली, जबकि जीएम क्रॉप को पेस्ट जल्दी डैमेज भी नहीं कर पाता है। तो अब इस कारण से हो क्या रहा है कि दुनिया के देशों में जहां पे भी जीएम क्रॉप्स इजीली अलाउड है फॉर एडिबल प्रोडक्ट्स, वहां पे उनका प्रोडक्शन खूब बढ़ रहा है मल्टीपल टाइम्स। इस कारण से उनका प्रोडक्ट चीपर भी है, सस्ता भी है। जैसे सोयाबीन जो अमेरिका में प्रोड्यूस हो रहा है, मेज जो अमेरिका में प्रोड्यूस हो रहा है, वो काफी सस्ता है एज कंपेयर टू व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और अब अमेरिका जो है वो प्रेशराइज कर रहा है कि आप इंडियन मार्केट को ओपन करो ताकि हम लोग सोयाबीन और मेज को भारत के मार्केट में बेच पाए, हमारे जीएम क्रॉप को। भारत में कई सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड एडिबल क्रॉप्स इंपोर्ट भी होते हैं, और अब अमेरिका कह रहा है कि हमारे भी जीएम सोयाबीन एंड जीएम मेज के लिए अपने इंडियन मार्केट को ओपन करो। अब इसी को लेकर के क्रिटिसिज्म किया गया है इस आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस के कि इट इज पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी या पॉलिसी लैप्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर फार्मर्स को आप जीएम क्रॉप्स उगाने दे नहीं रहे हो, और दुनिया के देश जब उगा रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट सस्ता हो रहा है, तो फिर आप उसको इंपोर्ट करने दे रहे हो। इस केस में अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है कि मेज आने दो, सोयाबीन आने दो, और अगर आप अलाउ कर देते हो तो उस केस में भारत के मेज ग्रो करने वाले फार्मर्स और सोयाबीन ग्रो करने वाले फार्मर्स को कितना नुकसान होगा सोचिए। तो आप उसको तो डबल डैमेज कर रहे हैं, आप उसको जीएम क्रॉप ग्रो करने दे नहीं रहे हैं, और दुनिया के बाकी देशों में जब जीएम क्रॉप हो रहा है तो उसको आप इंपोर्ट होने दे रहे हैं। सो फार्मर्स का लाइवलीहुड का लॉस हो रहा है,
ऊपर से खूब सारा इंपोर्ट हम करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होगा। तो दिस इज वाई दिस अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू नॉट अलाउ जीएम क्रॉप, स्पेशली एडिबल जीएम क्रॉप्स टू बी ग्रोन इन इंडिया बट अलाउइंग इट्स इंपोर्ट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज पॉलिसी लैप्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि जीएम क्रॉप्स होते क्या हैं और उनको लेकर के क्या चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पॉलिसी एम्बिग्विटी। एडिबल खाने पीने के जो जीएम क्रॉप्स हैं वो भारत में प्रोहिबिटेड हैं बट उसका इंपोर्ट अलाउड है। इस कारण से इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है और कॉम्प्रोमाइज विद द लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स भी हो रहा है। उसके अलावा स्टेरिलिटी ऑफ द सीड्स वगैरह ये सब तो प्रॉब्लम है ही। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अबाउट रेमिटेंसेस। होता क्या है कि भारत के लोग मान लीजिए दुनिया के अलग अलग देशों में जब रहने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो वहां पे वो पैसा कमाते हैं। जब पैसा कमाते हैं तो वापस कुछ पैसा वो भारत में भेजते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सारा पैसा भेजें ही, कुछ पैसा तो अपने जहां कमा रहे हैं वहीं खर्च करेंगे, कुछ पैसा वो भारत में भेजते भी हैं। तो इस पैसे को जो सेंड बैक करते हैं टू इंडिया इज नोन एज रेमिटेंस फॉर इंडिया। तो मनी सेंड बैक बाय फॉरेन वर्कर्स बैक टू देयर ओन कंट्री इज नोन एज रेमिटेंस। दुनिया के सारे देशों को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत रेमिटेंस मिलता है, उनके लोग अलग अलग हिस्सों में जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस अर्नर कंट्री है। एक साल में लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा हम लोग रेमिटेंस के फॉर्म में कमाते हैं। रेमिटेंस का जब पैसा आता है तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को ऑगमेंट करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो करंट अकाउंट साइड में काउंट किया जाता है। रेमिटेंस मेनली आता है इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल ट्रांसफर्स। जैसे वहां पे लोग कोई रह रहा है, मान लीजिए अमेरिकन आदमी रह रहा है, उसने भारत में किसी को पैसा भेजा, तो दैट विल बी नोन एज पर्सनल ट्रांसफर या गिफ्ट। या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं, उनकी जब सैलरी वगैरह आती है भारत के अकाउंट में, उनके माता पिता के मान लीजिए अकाउंट में, तो उसको कहा जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन एक्सपर्ट्स। भारत के लोग जो विदेशों में काम करने जाते हैं उनको कहा जाता है इंडियन एक्सपर्ट्स। तो इस तरीके से अलग अलग सोर्सेज से रेमिटेंस आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस अर्न करने वाला देश है। हाल फिलहाल में अमेरिका की सरकार लेकर के आई है कानून, एक ब्रॉडर लॉ है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। ये बहुत बड़ा कानून है, इसमें कई सारे मुद्दे हैं। उसमें से एक मुद्दा यह है कि अमेरिका से जो रेमिटेंस दुनिया के बाकी देशों में जाता है, आउटबाउंड रेमिटेंस, उसके ऊपर 1% टैक्स लगाएंगे फ्रॉम 1 जनवरी 2026। इससे क्या है कि अमेरिका में रहने वाले लोग जो भारत में पैसा भेजते हैं इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो उससे थोड़ा सा रेमिटेंस फ्लो को नुकसान हो सकता है। एक असेसमेंट के हिसाब से लगभग $500 मिलियन, कोई बहुत अमाउंट, बड़ा अमाउंट नहीं है, बट लगभग $500 मिलियन के आसपास का रेमिटेंस फ्लो कम होगा बिकॉज ऑफ दिस न्यू लॉ। और ओवरऑल दुनिया के अलग अलग देशों से जो रेमिटेंस फ्लो की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे देश में आता है फ्रॉम अमेरिका। टोटल 27.7% रेमिटेंस अकेले भारत में अमेरिका से आता है। अमाउंट में अगर बात की जाए तो इट इज क्लोज टू $32 बिलियन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रिटन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वन महोत्सव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। 1950 से ही वन महोत्सव मनाया जा रहा है। 1950 में मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी जी ने तय किया था कि हम लोग वन दिवस मनाएंगे, एक दिन का। बट फिर बाद में फैसला किया गया कि नहीं, वन दिवस नहीं, वन महोत्सव वीक बनाएंगे। और फिर तब से फैसला हुआ कि वन महोत्सव वीक मनाया जाएगा, जो 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक हर साल मनाया जाएगा, ताकि प्लांटेशन ड्राइव को प्रमोट किया जा सके देश के अंदर। इस साल हम लोग मना रहे हैं 76th वन महोत्सव। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कल ही इनफैक्ट हमने देखा था दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में, आज भी WTO में यही किया। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। US इंडिया ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट रिलेटेड, वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए था, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ग्राउंड वाटर इन असम में आर्सेनिक कंटेंट ज्यादा क्यों है? दोनों कंटेंट, आई एम सो सॉरी, ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, लो माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली। मैं इसको ठीक कर दूंगा, ठीक है, लो माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगा, हाई माइक्रोबियल एक्टिविटी होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।